हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स इन ईजी में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन ईजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे कार्टेशियन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन मैंने ले रखी है 27x³ + 54x² + 198x - 73 = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। कार्टेशियन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसका सेकंड टर्म रिमूव करना पड़ता है। जो यहाँ पर जो सेकंड टर्म लिखा हुआ है 54x², इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। हो सकता है आपका एग्जाम में सेकंड टर्म ये दिया ही ना हो, क्वेश्चन में क्या हो 27x³ सीधे यहाँ से स्टार्ट हो, तब आपको इस फर्स्ट टर्म को रिमूव, सेकंड टर्म को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पर क्यूब है फिर सेकंड स्क्वायर भी है, तो इस स्क्वायर वाले टर्म को आपको इस इक्वेशन से रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले हमें h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए। तो सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए h की वैल्यू निकलेगी, क्या होगी माइनस का a1/n a0। आपका जो ये टर्म है इसको a0 बोलते हैं हम, a0, इसे बोलते हैं a1, इसे बोलते हैं a2, इसे बोलते हैं a3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू क्या होगी माइनस का a1/n a0। तो माइनस साइन है सीधा, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 54 है, अपॉन जो n होगा, n मतलब कितनी पावर की इक्वेशन है, ये क्यूबिक पावर की इक्वेशन है, तो n के बदले 3 आ गया, और a0 मतलब 27, यहाँ 27 आ गया। तो पहले हमको h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। h क्या होगा माइनस का a1/n a0, ये a0, ये a1, ये a2, ये a3। a1 की वैल्यू a1 की जगह पर रख दी, a0 की वैल्यू a0 की जगह पर रख दी, और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा 2 बार, तो आएगा माइनस का 2/3 आ जाएगा। फिर करना है कि आपको इस माइनस के 2/3 से इस पूरी इक्वेशन को का सिंथेटिक डिवीजन करना है आपने। तो देखो कैसे करें सिंथेटिक डिवीजन। तो जो हमारी h की वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पर लिखा माइनस का 2/3। ध्यान से देखना, यही मेन चीज़ है यहाँ पर। अगर आप सेकंड टर्म रिमूव नहीं कर पाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो मेन आपको सेकंड टर्म रिमूव करना बहुत ढंग से सीखना है। तो माइनस के 2/3 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इस इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट मैंने नोट कर लिए, 27, 54, 198 - 73। 27 में 0 लिखना है हमेशा। यहाँ पे कुछ भी टर्म लिखा हो पर इसके नीचे हमेशा 0 ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 27 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 0 27 आएगा। 27 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा, 27। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करो माइनस का 2/3 को 27 से मल्टीप्लाई करो, कितना करेगा 9 बार कटेगा, 9 2 18, माइनस का 18 आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको यहाँ लिखो। फिर इन दोनों को ऐड करो अगेन, 54 में आप माइनस 18 को ऐड करोगे, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन घटाना पड़ेगा इन दोनों को। तो 54 में से 18 को माइनस करो, कितना बचेगा 36। फिर अगेन क्या करोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 36 से। तो माइनस का 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, कितनी बार आएगा 24 माइनस का। तो माइनस का यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसको, माइनस का 24। फिर इन दोनों को और माइनस करो, 190 में 24 को माइनस करो, कितना बचेगा 174 बचेगा। माइनस इसलिए कर रहे हैं वो जहाँ माइनस का साइन आएगा, भाई बेसिकली हमको इनको ऐड करना होता है, साइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। फिर इसको फिर इससे माइनस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2/3 को मल्टीप्लाई करो 174 से, तो 3 से कटेगा 15 8 58 आ गया। 58 2 जा 116, तो माइनस का 116 आ गया। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ये भी माइनस का भी माइनस का है, तो ऐड करोगे तो माइनस का 189 आ जाएगा। तो माइनस का 189 क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म। क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। क्या करा आप लोगों ने, सबसे पहले हमने h की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी, और फिर कोफिशिएंट को 27, 54, 198, 73 इनको से नोट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, हमने 27 के नीचे 0 लिखना है हमेशा। कुछ भी यहाँ पर लिखा हो यहाँ पर 0 आएगा हमेशा। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, माइनस का 2/3 को इससे मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको यहाँ लिखना है। फिर इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, जो आएगा यहाँ लिखना है। फिर इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको यहाँ लिखना है इधर। फिर इन दोनों को सॉल्व यहाँ पर। ये जो लास्ट टर्म बचेगा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। जैसे ये इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, ऐसे लास्ट वाला टर्म ही होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, फिर अगेन 27 के नीचे 0, अगेन दोबारा से 0। तो 27 + 0 कितना होगा, 27 होगा। फिर अगेन वही माइनस 2/3 को 27 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2/3 को मल्टीप्लाई करो 27 से, कितना आएगा, वही माइनस का 18 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 18। अब 36 और 18 का सॉल्व करो, 36 और 18 को कितना आएगा 18, क्योंकि 18 तो 36 होता है इसीलिए। अब क्या करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18, कितना आएगा माइनस का 12। तो यहाँ माइनस का 12 लिखोगे। फिर इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा इन दोनों को, 174 में से 12 को माइनस करोगे तो 162 बचेगा। हमने
27 का 0 लिखा, फिर यहाँ 27 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, जो आया उसको यहाँ लिख दिया, इनको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको यहाँ लिख दिया, इनको सॉल्व करके यहाँ लिखा। अब इसका आगे कुछ कर नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, इसका आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये टर्म क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ z की z, जैसे यहाँ पर z का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 198 है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ z बन जाएगा। इसके बाद 27 के 0 लिखेंगे, फिर से यहाँ 27 आएगा, फिर इसको अगेन 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 2/3 को 27 से मल्टीप्लाई कर, फिर वही आएगा माइनस का 18, उसको यहाँ लिख देंगे, 18 0 हो गया। यहाँ बाउंड्री आ गई, तो उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। अब ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, ये कांस्टेंट था, ये जेड का कोफिशिएंट था, ये जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, फिर आगे क्या करेंगे 27 लिख देंगे, तो लास्ट में 27 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब हो जाएगा। एक बार ध्यान से और समझिए क्या करा हमने ये करा, पहले कांस्टेंट को यहाँ लिखा, इन सभी को कोफिशिएंट्स को, और एच के निकाल के यहाँ रख दी, फिर 0 लिखा, इनको ऐड करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखा, जो बचा है कांस्टेंट टर्म होगा, लास्ट वाला टर्म जो होता है। फिर 27 में अगेन 0, इनको सॉल्व करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इनको सॉल्व करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इनको सॉल्व करके यहाँ लिखा, कोफिशिएंट ऑफ जेड बन जाएगा, हमेशा ऐसा ही होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ जेड बनेगा हमेशा। फिर अगेन 0 लिखा, इनको ऐड करा, ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इनको ऐड करा, यहाँ लिखा, 0 आ गया, ये कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टर्म। फिर अगेन यहाँ पर 0 लिखोगे तो 27 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल बनाकर ये कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो क्या होगा, देखो ध्यान समझना, कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, 189 आएगा, तो लास्ट टर्म क्या होगा, 189 होगा माइनस का। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ जेड कितना होगा, 162 होगा, तो जेड का कितना लिखोगे, 162, और जेड स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, तो वो टर्म 0 हो जाएगा, उस टर्म को लिखेंगे ही नहीं हम, इसी टर्म को तो हमें रिमूव करना था ना, तो वो टर्म रिमूव हो गया, और जेड का कोफिशिएंट कितना हो गया, 27 हो गया। तो यानी कि हम जब ऐसा डिवीजन करेंगे एच क्यू निकाल कर इस फॉर्मूले से, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो उसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक करी है, उसे करेक्ट कर लेंगे, यहीं पर करेक्ट कर लेंगे। तो जो पहली बार यहाँ बचेगा वो कोफिशिएंट, वो कांस्टेंट होगा, यहाँ वाला कोफिशिएंट ऑफ जेड होगा, यहाँ वाला जेड स्क्वायर का होगा, और यहाँ वाला जेड क्यूब का होगा। तो कांस्टेंट को हमने यहाँ लिखा 189 को, जेड के कोफिशिएंट को जेड के साथ लिखा, ये 0 हो गया, इसलिए इस टर्म को मैंने लिखा ही नहीं, और फिर जेड क्यूब का कोफिशिएंट 27 हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन में क्या है, अब जेड स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, सेकंड टर्म रिमूव कर दिया हमने। हो सकता है आपको क्वेश्चन यहीं से दिया हो, अगर क्वेश्चन यहाँ से दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ये रिमूवल ऑफ टर्म नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन हो सकता है आपको सेकंड टर्म दे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग आंसर में आते हैं, तो वहाँ पर सेकंड टर्म आपको दिया होता है, तो उसके बाद आपको इस तरह से डिवाइड करके सेकंड टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। अब जो हमारे जेड की इक्वेशन निकली उसको हमें सॉल्व करना है, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम जो ये जेड की टर्म्स में इक्वेशन निकाली हमने सेकंड टर्म को रिमूव करने के बाद, सेकंड यहाँ पे उसके बाद हमने इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब क्या है, 27 से काट दिया यहाँ पर ये, तो सॉल्व करके ये इक्वेशन मिल गई जेड की, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे यूज होगी ये। अब इसका सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस जेड की इक्वेशन का सॉल्यूशन एज्यूम कर लेंगे। वो सॉल्यूशन क्या होगा, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 सॉल्यूशन होगा, ये एज्यूम करना पड़ेगा। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 क्या था, रिमूवल ऑफ सेकंड टर्म। अगर आपको सेकंड टर्म नहीं दिया है तो आप स्टेप 1 को छोड़ के स्टेप 2 से आगे बढ़ेंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, z इक्वल्स टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे आएगा z का क्यूब, यहाँ पे इसका होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर ऐसे करके। फिर z के क्यूब को यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, a क्यूब होगा। a क्यूब मतलब इसका क्यूब, u की पावर 1/3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा तो u बचेगा, यहाँ पे लिखा हुआ a क्यूब। फिर ऐसे v की पावर 1/3 का क्यूब होगा, 3 से 3 कटेगा तो v बचेगा। फिर 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये तो फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही तो फॉर्मूला होता है ना, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद देखो ये हमारा जो है u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, ये z के इक्वल होगा, हमेशा हमेशा होगा, ये हमेशा, ये हर क्वेश्चन में होना ही होना है। क्या, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप हर एक क्वेश्चन में कॉमन है। कार्डेंस मेथड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये स्टेप होने ही है सब में। z को इतना मानना, z क्यूब को इतना करना, फिर a प्लस बी का होल क्यूब लगाना, फिर इसके बदले u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 के बदले क्या रखना, z रखना, यहाँ पर z आ जाएगा। अगर ये z हो जाए आपका, अगर ये z हो जाए,
तो ये क्या होगा, u की पावर 1/3 यहाँ पे ऑलरेडी है, इस टर्म को यहाँ लिखा, ये प्लस में यहाँ के माइनस में कर दिया, माइनस का 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और z हो गया, और फिर u प्लस v को इधर ला के माइनस कर दिया। समझ आई बात? क्या करा हमने, z क्यू को यहाँ लिखा, इस पूरे टर्म को उठाकर यहाँ ला के माइनस में लिख दिया, तो 3 आएगा, u की पावर 1/3 आएगा, v की पावर 1/3 और ये z के इक्वल है यहाँ से, तो यहाँ z हो जाएगा, और फिर इस u प्लस v को इधर लाओगे तो माइनस का u प्लस v इक्वल में 0 आ गया। इसके लिए हमें करना क्या है, जो ये इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड मान के इस इक्वेशन को कंपेयर करना, जो हमने वाली अपने ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन निकाली थी, यानी जो हमने जेड के टर्म में इक्वेशन निकाली है, उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना, हमेशा ये रहेगा, क्योंकि ये इक्वेशन हमें सेम आएगी। आप चाहो तो इस इक्वेशन को एग्जैक्टली याद कर लो, बहुत ईजी है, तो आपका स्टेप बच जाएगा करना, ऐसा कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है, टाइम नहीं है एग्जाम में तो इस इक्वेशन को हमेशा क्या करोगे, इससे कंपेयर करोगे हमेशा। तो कंपेयर करने पर देखो, ध्यान समझना कैसे कंपेयर करोगे, ये z क्यूब है, ये z क्यूब है, ये z है, ये z है, z क्या के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, z क्या के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3। तो अगर z के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल्स टू यहाँ पर 6 के इक्वल आ जाएगा। इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से कंपेयर कर देंगे, 6 के इक्वल आ गया। अब इसको काट दोगे, इससे माइनस 2 बार कटेगा, 3/6 माइनस को यहाँ भेज दिया। अब दोनों साइड क्यूब कर दो, अब क्यूब करोगे तो क्या करोगे, यहाँ का भी क्यूब होगा और यहाँ का भी क्यूब होगा, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएंगे, तो ये बचेगा uv, बिकॉज u की पावर 1 बचेगी, v की पावर 1 बचेगी, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा 2 का क्यूब करने में, ठीक है। और अब देखो लास्ट टर्म को कंपेयर करते तो ये माइनस का 7 है और ये माइनस का u प्लस v है, इन दोनों को अगर कंपेयर करते तो कितना मिलेगा, u प्लस v इक्वल टू 7 मिल जाएगा आपको। यानी कि इस सॉल्यूशन को एज्यूम करने के बाद a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाने के बाद जो z की क्यूब की टर्म में इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन से हमें ट्रांसफॉर्म की गई इक्वेशन को कंपेयर करना है। z के कोफिशिएंट को इक्वल करके uv की वैल्यू मिलेगी और लास्ट टर्म को इक्वेट करके u प्लस v की वैल्यू मिलेगी, हमेशा मिलेगी। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन एज्यूम करनी है स्टेप 3 में जिसके रूट्स क्या हो, uv हो। देखो आपने क्लास हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फा बीटा अगर किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये आपने पढ़ा होगा क्लास हाई स्कूल में। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर अल्फा बीटा है तो उस इक्वेशन को क्या लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर वही करना है हमने। अब क्या करना है, देखो, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर u एंड v। हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स क्या है, u एंड v है। तो क्या होगी, t² माइनस u प्लस v, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा uv है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज x की टर्म्स में इक्वेशन ऑलरेडी हमको दी हुई है, z के टर्म ने मान ली, तो हम यहाँ पर t की टर्म में इक्वेशन को मान रहे हैं। t हमारा वैसे ही वेरिएबल x और z है, तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा वही इक्वेशन है सेम जो यहाँ पर लिखी हुई है, बट ये इक्वेशन t के टर्म्स में है और यहाँ पर रूट्स अल्फा बीटा में आपका uv है। बस अब करना क्या है, u प्लस v की वैल्यू 7 उठाकर यहाँ पर u प्लस v की जगह पर रख दो और uv की वैल्यू -8 उठाकर u की जगह पर रख दो, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन से निकालो चाहे किसी से भी निकाल लो। क्या करा हमने, 7 को स्प्लिट कर दिया 8 - 1 में, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, टी को अंदर मल्टीप्लाई किया, t² और t को साथ ले लिया, माइनस का 8t और माइनस का 8 को साथ ले लिया, t कॉमन ले लिया, 8 कॉमन ले लिया, t + 1 कॉमन आ गया, t - 8 बचा, t की 2 वैल्यू मिली 8 और -1। अब एक वैल्यू को मान लेंगे u, एक वैल्यू को मान लेंगे v। इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। ये दो रूट निकल गए 8 और -1। तो जितने भी t की जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, एक को u मानना है, एक को v मानना। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, इस इक्वेशन के रूट uv होने चाहिए। स्टार्टिंग में हमने मेंशन किया है कि इस इक्वेशन के रूट्स uv होने चाहिए, और हमने 2 रूट निकाल दिए, तो ये uv तो होंगे ना रूट्स, बिकॉज रूट्स uv माने हुए हमने, हमारे रूट्स निकल गए तो वो uv के तो इक्वल माने जाएंगे ना, तो रूट्स uv के इक्वल हो जाएंगे। अब करना क्या, देखो हमको, हमें इतना काम होने के बाद सारा काम हमारे लगभग हो गए। अब हमारा 2 स्टेप बचे, एक ये स्टेप और एक और फाइनल स्टेप है, हमारा काम खत्म हो जाएगा और 15 मार्क्स पूरे हो जाएंगे हमारे। देखो कैसे, uv अगर इतना है, अगर u आपके पास कितना 8 है, v आपके पास -1 है,
तो u की पावर 1/3 कितना आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, बिकॉज 2 का क्यूब 8 होता है। और v की पावर अगर 1/3 निकालोगे तो यहाँ पर v की पावर यानी कि जो 1 है 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही रहता है, और माइनस भी कॉमन ही रहेगा, यानी कि u की पावर 1/3 8 हो जाएगी, बिकॉज 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, ऐसी 1 की पावर 1 कितनी भी करो 1 ही रहता है, और माइनस सेम ऐसे रहने देंगे। इतना करने के बाद अगर हमको u की पावर 1/3 मिल गई, v की पावर 1/3 मिल गई, दोनों चीज़ मिल गई। अब समझना मेन काम क्या है यहाँ पर हमारा। तो 3 सॉल्यूशन, बिकॉज ये हमारी इक्वेशन जो है क्यूबिक इक्वेशन है, z की पावर 3 के टर्म्स में है, इसका मतलब 3 रूट्स निकलेंगे इसके। तो पहला रूट क्या होगा, पहला रूट हमारा होगा z इक्वल्स टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। जी हाँ, पहला रूट क्या होगा, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दो, बिकॉज हमने सॉल्यूशन माना हुआ है z की वैल्यू क्या होती है u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, यही हमारा पहला सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट रूट हमारा क्या होगा, फर्स्ट रूट हमारा होगा z इक्वल्स टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। सिंपली हमको u की पावर 1/3 लिखना है और v की पावर 1/3 लिखना है, क्योंकि अगर 2 है ये माइनस 1 सॉल्व करो 1 आ गया। तो पहला रूट हमारा क्या हो गया, 1 इज द फर्स्ट रूट, 1 हमारा पहला रूट हो गया। अब यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इसका होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब कि अगर हमारे पास कहीं पर क्या है x इक्वल टू 1 की पावर 1/3 बन रहा है, तो इस x के 3 रूट्स होते हैं, इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। एक रूट होता है 1 होता है, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। वो तो समझ गए आप, ओमेगा की वैल्यू ये रहती है हमेशा, ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू हमेशा इतनी होती है। ओमेगा की वैल्यू हमेशा -1 प्लस √3 i/2 होती है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा यही होती है। ये आपको याद करनी पड़ेगी वैल्यू ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू इतनी होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इतनी होती है। तो पहला रूट हमारा क्या निकल गया, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, सिंपली ऐड करके पहला रूट मिला, तो पहला रूट हमारा 1 हो गया इस इक्वेशन का। सेकेंड रूट हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, z2 इक्वल्स टू ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3। देखो u की पावर 1/3 आपका 2 है, तो u की पावर 1/3 का 2 रख दोगे, और ओमेगा की वैल्यू ये ओमेगा की वैल्यू है, प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है v की पावर 1/3 -1, वो यहाँ रख दोगे। फिर करना क्या आपको, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 की पावर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 √3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2 एलसीएम में कॉमन आ जाएगा, -2 और 1 को सोल्व करो तो -1 आएगा, 2 √3 में 1 √3 ऐड जोड़ोगे तो 3 √3 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड रूट निकल के आ जाएगा। और थर्ड रूट निकालने के लिए क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर को यहाँ लिखना है, ओमेगा को वहाँ लिखना है, यानी कि थर्ड रूट हमारा हो जाएगा z3 इक्वल्स टू, देखो u की पावर 1/3 के साथ अब की बार ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, पहले ओमेगा था वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और v की पावर 1/3 के साथ ओमेगा आ जाएगा। समझे आप, यानी कि पहला रूट क्या होगा, पहला रूट होगा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। सेकंड रूट क्या होगा, ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3। और थर्ड रूट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा v की पावर 1/3। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैंने बता दिया आपको, ये होती है ओमेगा की वैल्यू, ये होती है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। इनको रखकर सॉल्व करके तीनों रूट निकाल लेने हैं। हमारा पहला रूट भी निकल गया, दूसरा रूट भी निकल गया, तीसरा रूट भी निकल गया। बस एक बार और ध्यान समझेंगे, सारे हो गए, बस एक लास्ट लाइन रह गई, बस हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सेकंड टर्म अगर है तो उसको रिमूव कर दो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, करना ही नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप सेकंड टर्म को रिमूव करो, उसका प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। सेकंड टर्म को रिमूव करने के बाद ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिखो, फिर उस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन मानो z इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। फिर दोनों साइड क्यूब करो, यहां पर a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, फिर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 का z रखो। इस इक्वेशन से कंपेयर करो, uv की वैल्यू निकालो, u प्लस v की वैल्यू निकालो। एक ऐसी इक्वेशन एज्यूम करो जिसके रूट्स क्या हो, u प्लस v हो, तो क्या होगा t² माइनस u प्लस वी टी प्लस uv। uv की वैल्यू रखो, u प्लस v की वैल्यू रखो, फिर इसको सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल दो। t की 2 वैल्यू आएंगी, एक को u मान लो, एक को v मान लो। फिर u से u की पावर 1/3 निकालो, v से v की पावर 1/3 निकालो। पहला सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 को ऐड कर दो। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, u की पावर 1/3 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, v की पावर 1/3 को ओमेगा स्क्वायर से ऐड कर दो। थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, u की पावर 1/3 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, v की पावर 1/3 ओमेगा से मल्टीप्लाई कर ऐड कर दो। इतना काम कर दो। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, देखो हमारा ध्यान से समझना, लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट एंड फाइनल स्टेप। ये जो हमने रूट्स निकाले, किसके निकाले, हमने इसी इक्वेशन के निकाले, हमने z के आंसर निकाला, z के रूट निकाले, बट हमें किसके निकालने हैं, हमें x के निकालने हैं। तो z और x में रिलेशन होता है। लास्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर
कौन सा है, 5 है ना, स्टेप 5। तो हमें x1 की वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी, x, देखो x के साथ रिलेशन होता है h का कि x इक्वल्स टू होता है z प्लस एच। तो इस इक्वेशन का जो पहला रूट होगा वो क्या होगा, x1 इक्वल्स टू z1 प्लस एच। दूसरा रूट क्या होगा, x2 इक्वल्स टू z2 प्लस एच। तीसरा क्या होगा, x3 इक्वल्स टू z3 प्लस एच। यानी क्या करना है आपने, z1 की वैल्यू लिखनी है। z1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और h कितना है आपका, -2/3। तो 1 - 2/3 कर दो, कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 और -2 1/3। फिर अगर x2 निकालो, z2 की वैल्यू क्या है, z2 के लिए -1 प्लस 3√3 आयोटा बाई 2 प्लस h कितना है, h है -2/3। यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना। और थर्ड रूट हमारा हो जाएगा z3 की वैल्यू क्या है, -1 - 3√3 आयोटा बाई 2 -2/3। इसका भी एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, समझ आई बात। तो एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ क्वेश्चंस को तो आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।